उजड़ गए हैं और असंख्य लोगों को गोलियां लगी, वो आज भी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, और न जाने कितने लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, तब जाकर के हमें 5% आरक्षण मिला था। और आप यहाँ 2 घंटा बैठ नहीं सकते। आप सोचिए इनके बारे में, लालजी, रतननाथ जी और पूरी टीम जो 1 महीना पूरे राजस्थान में घूमेंगी इस तपती हुई दोपहरी के अंदर, ये रोज एक कलेक्ट्रेट पे जाकर के ज्ञापन देंगे इस 45 डिग्री 50 डिग्री के तापमान में। जो भी लोग इधर कमरों में बैठे उनसे भी निवेदन करूंगा, बाहर निकलो आप हॉस्टल से, ऐसे थोड़ी चलेगा। आ गया मान लो अभी कोई ये बीच बीच में कुछ सिविल ड्रेस के हमारे आईबी और सीआईडी के लोग बैठे हैं, वो अगर इस तरह की फोटो भेजेंगे आपकी तो अच्छा लगेगा, सरकार के पास जाएगी कि कुछ ही लोग बैठे। हमारी संख्या कम नहीं है, अच्छी संख्या में आप आए हो, डीजल जला के आए हो, समय निकाल के आए हो। वो देखो पुलिस वालों की गाड़ी आगे नाम लेते, ये अभी फोटो वीडियो जारी कर देंगे यहाँ से कि कम लोग बैठे। तो जो लोग खड़े हैं, भाई मैं सीरियसली कह रहा हूं, भाषण नहीं है ये, आकर के बैठो, ये खालिस्तान भरो सारा, ये जिम्मेदारी हमारी है, कोई दूसरा थोड़ी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पास में सब्जी मंडी है, जो सब्जी लेने आया वो आ जाएगा। यहाँ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में रखने का रीजन ये था कि पूरा डीएनटी समाज एक जजम पर आए और जमा रहे। अभी तो बहुत लड़ाइयां लड़नी है भाई, ऐसे थोड़ी होगा। आप सोचो 27 लाशें लेकर के कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और एमबीसी समाज बैठा रहा था सड़कों पर, रेल की पटरियां रोक दी थी, हाईवेज रोक दिए थे, ना खाने का प्रबंध था, ना पानी का था, टेंट कट पड़िया कटी टेंट को नहीं रोड़ा मत ही बैठा। और वही मई जून रो महीनो हर आंदोलन जी को बैसला साहब करियो, मई जून रे महीना में करता हमेशा ही। और अपा लोग थोड़ी गर्मी डर ना आनु छाया तलाशा, छाया तो अपने है, कूलर लागोड़ा है, जमोगे जितना इस जमीन पे जम के बैठोगे उतना कुछ ना कुछ लेके उठोगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दो तीन जयकारे लगाएंगे, बोले भारत माता की जय, जोरदार बोलो। कलेक्टर साहब तक आवाज जानी चाहिए कि सब देवासी समाज और डीएनटी समाज भेड़ो हैगो है ना, बाहर आए कार्यालय ने घेर ले, एडो एक जोश पैदा करो। आप समय निकालना आया हो, दाव धंधा छोड़ना आया हो, कोई आपको बिजनेस छोड़ना आयो है, कोई जिका टाबर कोचिंग में जावे, लाइब्रेरी में जावे, बे आपरी पढ़ाई छोड़ना आया तो बिनो असर दिखनो चाहिए। अटे आउनो मतलब वो नहीं है कि आया भाषण होनी गया परा, असर दिखनो चाहिए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, डीएनटी एकता जिंदाबाद, डीएनटी एकता जिंदाबाद। और हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लालजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लालजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो मैंने कड़वी बातें कही और कड़वी बातें कौन कहता है? जो आपका अपना होता है, आपका हिमायती होता है, वही कहता है। और ऐसा नहीं है, नागौर के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं फेस टू फेस। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई भाषण देने आया हूं, मेरा और आपका पीढ़ियों का रिश्ता है। और वो जो रिश्ता हमारा पशुपालन का है, खेती बाड़ी का है, ढाणी का है, झोपड़ी का है, इस पगड़ी का है, इस पहनावे का है, खान पान का है, उस रिश्ते पर राजस्थान की सरकार ने भी मोहर लगाई थी। और जब आरक्षण की लड़ाई कर्नल बैसला साहब ने लड़ी तो उस आरक्षण के अंदर 5% में देवासी समाज को भी शामिल किया। और आप इस बात को मानिए कि कभी भी जब आप लोगों को शामिल किया गया तो हमने किसी ने भी, कोई ने भी, नेता ने ये नहीं कहा कि भाई देवासियों को शामिल क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम तो एक ही हैं, शामिल आपको करना ही था। और
आज जितनी नौकरियां लग रही है, जितनी जागृति आई है, मैं समझता हूं कि आज इस मंच से हमें कर्नल बैंसला साहब को और उन 72 लोगों को जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, उनको यहां से याद करते हुए उनको नमन करना चाहिए। आज आपके डिप्टी बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में नौकरियां लग रही है, और बाकी डिपार्टमेंट में तो हर गांव से लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, लड़कियां सेलेक्ट हो रही है। तो इसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है कि हमें आरक्षण मिला था उस समय में। लेकिन आज लाल सिंह जी और पूरी पशुपालक समाज और डीएनटी संघर्ष समिति ने तय किया कि हमारा हिस्सा अलग से मिलना चाहिए। और अभी हम लाल सिंह जी और मैं बात कर रहे थे, तो जहां से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उस मेरठ की धरती से उस धन सिंह कोतवाल ने जो आजादी का बिगुल फूंका था, वो भी अपने ही समाज का, गुर्जर समाज का धन सिंह कोतवाल था। और आज भी यूपी के अंदर गुर्जर समाज डीएनटी वर्ग के अंदर आता है। और बहुत सारे इलाके हैं राजस्थान के अंदर भी जो आपकी तरह ही पशुपालन के लिए चंबल के बीड़ों के अंदर और डांग क्षेत्र के अंदर पशुपालन करते हैं। वह रायका और गुजर जब जाते हैं तो कोई ये समझ ही नहीं पाता कि ये गुजर है कि रायका, वो तो अंदर जाके पूछने में पता चलता कि थारी गोद कहीं है, जात कहीं, अपन एक ही है। और इस चीज को हमें आगे लेकर के चलना। मैं आपके पहले दिन के आंदोलन से लेकर के आज तक आपके साथ हूं। पिछले 10 दिन जो जैसलमेर से यात्रा शुरू हुई 11 मई से लेकर के, इन 10-11 दिनों में मैं आपके बीच नहीं पहुंच पाया। उसका रीजन था कि मैं हमारे पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव थे, उस चुनाव के अंदर भाग ले रहा था, इस वजह से आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। लाल जी ने और अभी रतननाथ जी जब हम मिले पहली बार, अभी मैं अभी यहां आया, तो इन्होंने कहा कि पारस थक गया है और 1 महीने बाद हम भी इसी तरह थक जाएंगे, क्योंकि मैं लगातार 1 महीने से पूरे राजस्थान का दौरा करके आया। आज कल ही मैं गांव आया, और आज जब मैंने पता किया कि अब अगली मीटिंग कहां है, तो सुना कि नागौर में है। तो मैंने हाथों हाथ परसों रात को ही कार्यक्रम जारी कर दिया कि मैं डीएनटी के आंदोलन में भाग लेने नागौर आऊंगा। और सिर्फ भाषण देने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए नहीं आता। बालराई का आंदोलन हुआ, 78 लोगों पर जो मुकदमा लगा, उस मुकदमे में मेरा भी नाम। और सरकार अभी तो गिरफ्तारियां कर नहीं रही है, लेकिन जिस दिन भी गिरफ्तारी होगी उसमें हम भी जेल जाएंगे, सहर्ष जाएंगे। और हमें खुशी होगी कि हमारे जेल जाने से, हमारे यातनाएं सहन करने से, हमारे संघर्ष करने से, हमारे तपने से अगर डीएनटी समाज को उसका हक और अधिकार मिलता है, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आपको पता है सरकारें आती है और हर सरकार आपको गोली देकर के, मीठी चॉकलेट देके चली जाती है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले आपको पता है हर ब्लॉक के अंदर सरकार ने कैंप लगाए थे घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए। इतने सारे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मुझे बताइए किसी का कल्याण किया? इससे पहले सरकार ने कहा था कि जो डीएनटी के लोग पट्टों से वंचित हैं, जिनके पास आबादी भूमि नहीं है, उनको हम फ्री के अंदर पट्टे देंगे। 2.5 साल से ज्यादा का समय इस सरकार को बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई एक पट्टा दिया नहीं। क्यों नहीं दिया गया? इस चीज का जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। रजलानी ग्राम पंचायत का सरपंच हूं और मेरे वहां 50% आबादी डीएनटी की है। एक पट्टा सरकार की तरफ से दिया नहीं गया, एक पट्टा। तो पूरे राजस्थान की हम क्या कल्पना कर सकते हैं? इसके अलावा वो जो कैंप लगे थे, उन कैंपों के अंदर इस प्रकार से सामियाने लगा दिए गए, कुर्सियां लगाई गई, साउंड लगाए गए, अखबारों में इश्तिहार दिए गए, टीवी में विज्ञापन दिए गए, करोड़ों रुपए सरकार के फूंक दिए गए।
कि हम डीएनटी समाज का कल्याण करेंगे। 1 रुपये का फायदा किसी डीएनटी समाज के बंदे का हुआ नहीं। ठेके पे ठेके हुए, टेंट के ठेके हुए, पानी के ठेके हुए, नाश्ते के ठेके हुए, विज्ञापनों के ठेके हुए, और लोगों ने माल चर लिया, हमें कुछ नहीं मिला। और जब इस बात का मुझे पता चला तो भोपालगढ़ के अंदर आप सबको जानकारी होगी कि उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर मैं वहां धरने पर बैठ गया, सरकार की नाक में नकेल डाल करके, और मैंने लालजी और रतननाथ जी को फोन कर दिया। मैंने कहा ये जो अन्याय है ये मुझसे सहन नहीं होगा। जिस दिन आपको समय मिले आप यहां पधारिए, मैं भोपालगढ़ में इन कैंपों का बहिष्कार करके यहीं धरने पर बैठ रहा हूं। और वो धरना 3 दिन का नहीं था, कड़कड़ाती ठंड थी और खुली सड़क के ऊपर 4 दिन तक हम लोग वहां धरना देकर के बैठे, 24 घंटे का धरना देकर के बैठे। और 5वें दिन लालजी और पूरी टीम आए और सरकार को उसी दिन चेतावनी दी कि आप ऐसे मानने वाले नहीं हो। और उसके 10 दिन बाद वहीं से घोषणा हुई कि जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। जयपुर में विधानसभा का घेराव किया। उसी दिन तय हुआ कि 11 मई 2026 से जेल भरो आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 78 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए थे उन लोगों को चुन चुन के गिरफ्तार किया जा रहा था। चुन चुन के ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था जो सामान्य पृष्ठभूमि के थे, जो अपना बच्चों का पेट पालन करने के लिए छोटी मोटी मजदूरी करते थे, पशुपालन करते थे। उनको डराने की कोशिश की गई ताकि कोई विधानसभा घेराव के लिए जयपुर नहीं जाए, डर जाए। लेकिन डरने वाले लोग हैं नहीं, डरने वाले लोग हैं नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये वो लोग हैं जो हर बार आपकी सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, आपकी पेटियां फाड़ करके आपको विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजते हैं। और जब इनको हक और अधिकार देने की बात आती है तो आपके मुंह पर जो है पट्टी लग जाती है। मैं तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, अरे इन्होंने क्या अन्याय किया आपके साथ, इन्होंने क्या अन्याय किया? आजादी के 80 बरस बाद भी ये लोग अब तक अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। ये लोग अपने ऊपर पक्की छत ढूंढ रहे हैं। ये लोग अपने लिए रहने के लिए प्लॉट मांग रहे हैं। ऐसे पीड़ित शोषित समाज के साथ पारस गुजर खड़ा है। और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो हम सड़कों पर लड़ रहे हैं और जिस दिन भगवान का आशीर्वाद हो गया, आप सब लोगों की दुआएं कामयाब हो गई और सदन में चले गए तो सरकार को नानी याद दिला देंगे, ये किसी मुगालते में ना रहे। आप लोग किसी प्रकार से घबराएं नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केस मुकदमों से डरने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी भाई पर केस मुकदमा लगेगा तो लालजी ने पहले भी कहा था आपके घर का 1 रुपया नहीं लगेगा, आपकी जमानत भी करवाएंगे और आपको ढोल नगाड़ों से आपके घर तक पहुंचा के भी आएंगे। और जितने दिन जेल रहोगे उतने दिन आपके घर परिवार को संभालना, परिवार को बच्चों के राशन पानी की व्यवस्था भी हम सब लोग पूरी टीम करेंगे। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा वो इस समाज को कुछ न कुछ दे के जाएगा। और जो लोग इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं उनका इतिहास लिखा जाएगा। और जब कभी भी, अभी जो पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अभी जो आप लड़ रहे हो ये 10% का ब्याज आप इस समाज को दे करके जा रहे हो, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि हमको कलेक्ट्रेट का घेराव करने चलना है। लालजी को, रतन जी को और सब नेताओं को भी बोलना भी है। यही भरोसा और विश्वास देकर के जा रहा हूं कि पिछले 2 साल से आपके हर आंदोलन का मैं सहभागी बनाऊं और आगे भी जब तक पारस गुजर की सांसें चलेगी, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ, बिना कोई स्वार्थ के, सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा जो पीढ़ियों का रिश्ता है उस रिश्ते को निभाने के लिए आप लोगों के बीच आता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपके हक और अधिकार की बात सड़क से लेकर के सदन तक करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।